सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को। और अगर आप सभी ने बाकी के सीजन्स को नहीं देखा है तो मैंने उनका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया है, आप जाकर के वहां पे देख लीजिएगा। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सीजन 4 में हॉकिंग्स ऑलमोस्ट बैटल जोन बन चुका था। पूरे टाउन पे एक अजीब सा वार वाइब छाया हुआ था, जैसे किसी भी पल हालात और खराब हो सकते थे। तो वहीं से सीजन 5 की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको सीजन 1 के उन दिनों को दिखाया जाता है जब बिल को अपसाइड डाउन की अंधेरी दुनिया में लेके जाया गया था। और अब वहां पर बिल को 6 दिन हो चुके थे और तारीख थी सन 1983। अब बिल वहां पर सरवाइव करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहां पर खोका डेमी गार्गन सूंघ कर पहुंच जाता है और वो उसको पकड़कर घसीटते हुए उसी अपसाइड डाउन की एक जगह पर लेके जाता है, जहां पर मुलाकात होती है वेकेना से। एंड वेकेना विल का चेहरा कस के पकड़ लेता है और धीमी आवाज में बोलता है, हम दोनों मिलके इस दुनिया को बिल्कुल अलग मोड़ देने वाले हैं। और इतना कहते ही सीन तुरंत ब्लैकआउट हो जाता है। एंड अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम हॉकिंग्स सिटी को देख पाते हैं, जहां की पूरा 1 साल चुपचाप गुजर चुका है और अब टाउन वाले भी खतरनाक माहौल के साथ जीना सीख चुके हैं। और कहानी की अगली झलक सीधे विलियम्स फैमिली के घर में पहुंच जाती है। एंड हम देखते हैं कि पूरी वायर्स फैमिली भी वहीं पर शिफ्ट हो चुकी है और इन सब के बीच बिल के पापा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि वो अभी इस अजीब हालात को बस किसी तरह एडजस्ट करना ही सीख रहे हैं। तभी हम वहाँ पर हॉली को देख पाते हैं, जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी है और उसके लिए एक प्यारा सा प्रेजेंट मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन फिलहाल में ये नहीं बताया गया कि गिफ्ट उसे किस पर्सन ने दिया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हर कोई अपनी लाइफ में सेट हो रहा है। बच्चे रोज सुबह स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, वहीं नैन्सी और उसका बॉयफ्रेंड अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। दूसरी तरफ स्टीव और रॉबिन ने एक छोटा सा रेडियो स्टूडियो संभाल रखा है, जहां से वो हॉकिंग्स की चलते हालातों को लोगों को बताते हैं। और उसी रेडियो स्टूडियो की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि हॉकिंग्स वाले अब भारी सिक्योरिटी में जीना सीख चुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी लोगों को स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। एंड पहले सीजन में जो हमने बड़े बड़े क्रैक्स देखे थे जो खुले हुए थे, उन्हें अब मोटी मोटी मेटल की प्लेट लगाकर पूरी तरह सील कर दिया गया है। और अब इन बंद किए हुए क्रैक्स के ऊपर एक लंबा सा ढलान बन गया है, जहां बच्चे फुर्सत मिलते ही फिसलते रहते हैं, जैसे वो किसी छुपे हुए स्लाइड पार्क का मजा ले रहे हैं। और वहीं रॉबिन अपने अपडेट चेक कर रही थी कि अचानक उनका रेडियो सिग्नल एकदम अनफॉर्चुनेटली बंद पड़ जाता है। इसीलिए अब ये दोनों अपने रेडियो इक्विपमेंट को ठीक करने में लग जाते हैं ताकि सिग्नल फिर से स्टार्ट हो सके। देन इसी बीच हमारा सीन शिफ्ट होता है डस्टिन पर, जो कि स्कूल में कदम रखता है और एंडी उसे अकेला देकर तुरंत उसको परेशान करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर एंडी डस्टिन पर हमला करने की कोशिश करता है एंड उसी वक्त डस्टिन के फ्रेंड्स वहां पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर एंडी हालात समझते हुए शांत हो जाता है और वहां से निकल लेता है। एंड इसके बाद माइक डस्टिन को काफी समझाता है और वो कहता है कि तुम्हें ये हेल फायर वाली टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए थी, क्योंकि इसी की वजह से बच्चे तुम्हें स्कूल में बुली कर रहे हैं। तुम्हें अनचाही अटेंशन अपनी तरफ नहीं खींचनी चाहिए। हॉपर ने हम सबको साफ कहा है कि हाल फिलहाल हमको थोड़ा सा अंडरग्राउंड रहना जरूरी है, लेकिन डस्टिन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो हल्की सी बहस करने के बाद वहां से चला जाता है। देन हमको दिखता है कि स्कूल में एक मिसिंग नोटिस लगा है और वो किसी और का नहीं बल्कि 11 का होता है। और यहीं पर सीन कट हो जाता है और हम 11 को देख पाते हैं, जो कि काफी स्पीड में दौड़ रही होती है। इसका पीछा एक मिलिट्री यूनिट कर रही होती है, लेकिन जैसे ही मिलिट्री वाले उस लड़की को पकड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो 11 थी ही नहीं। एक्चुअली 11 उन्हें चकमा देकर चुपचाप साइड से निकल चुकी थी। और यहाँ पर साफ होता है कि मिलिट्री यूनिट लगातार 11 को ट्रैक कर रही थी ताकि उसे पकड़कर अपने मिशन में इस्तेमाल किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ 11 हॉपर और जॉयस के साथ कड़ी ट्रेनिंग ले रही थी ताकि अपनी पावर पर पूरा कंट्रोल पा सके, ताकि वक्त आने पर वो वेकेना का सामना कर सके। यहाँ पर 11 की ट्रेनिंग में एक अहम बदलाव नजर आता है। अब जब वो अपनी पावर यूज करती है तो उसकी नोज से खून नहीं निकलता, यानी कि वो अपनी एनर्जी पर पहले से ज्यादा मजबूत कंट्रोल हासिल कर चुकी है। देन हमें मरी को दिखाया जाता है, जो कि एक फेक आइडेंटिटी के साथ कई सारे कार्गोस ट्रक लेकर हॉकिंग्स में एंट्री करता है। और धीरे धीरे हमें यहाँ पता चलता है कि वो बाहर से सामान पहुंचाकर अपने सारे हीरोज को अंदर ही अंदर सीक्रेटली सपोर्ट दे रहा है। वहीं हमारी कहानी फिर से रेडियो स्टूडियो पर लौटती है, जहाँ पे सिर्फ स्टीव और रॉबिन काम नहीं करते, बल्कि नैन्सी, जोनाथन, स्टीव और रॉबिन का एक पूरा कलेक्टिव प्रोजेक्ट बन चुका है। चारों बिना डस्टिन की मदद के किसी तरीके से रेडियो सिस्टम को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और तभी उसके लिए उन्हें एक पुराना मैनुअल मिल जाता है। मैनुअल पढ़ते ही उन्हें पता चलता है कि असली दिक्कत ऊपर वाले रेडियो टावर में है और उसे ठीक करने के लिए किसी को वहां पर चढ़ना पड़ेगा। थोड़ी देर बात करने के बाद स्टीव ये जिम्मेदारी खुद लेता है और टावर पर चढ़कर सिग्नल सेट करने का डिसाइड करता है। लेकिन उसी समय जोनाथन भी नैन्सी के सामने खुद को साबित करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो भी टावर पर चढ़ के रेडियो को फिक्स करने की कोशिश करता है। और आखिरकार दोनों मिलकर टावर की खराबी को ठीक कर देते हैं और सिग्नल फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। देन तभी यहाँ पर मरी की एंट्री होती है और वो नैन्सी और रॉबिन से मिलता है, क्योंकि वो यहाँ पर इन लोगों के लिए काफी सारा सामान लेकर आया था।
एंड ग्रेनेड, स्पेशल ट्रैप वाला सामान जिससे उन लोगों की मदद हो सके। एंड वो लोग के साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता है। वो कहता है कि आज मिलिट्री वालों ने काफी सारी मात्रा में इंटेक्स रिफिल और हैवी गियर मंगवा लिया है, यानी कि बहुत जल्दी गेट खुलने वाला है। अभी ये इन्फॉर्मेशन सुनते ही सभी के सभी अलर्ट हो जाते हैं एंड तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है डस्टिन पर, जो कि साइंस लैब से एक स्नेक उठाकर सीधे एंडी के लॉकर में रख देता है। और जैसे ही एंडी अपना लॉकर खोलता है वो बुरी तरीके से फ्रीक आउट हो जाता है और इसी वजह से अब एंडी का गुस्सा डस्टिन पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं डस्टिन अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा होता है। तभी रॉबिन रेडियो सिग्नल ठीक करके एक ब्रॉडकास्ट भेज देती है। वो यहाँ पर अपनी सारी टीम को एक कोड वर्ड बताती है और रेडियो पर एक अजीब सा शॉर्ट सिग्नल छोड़ती है और इस सिग्नल को सिर्फ उसी की टीम समझ सकती है। वो कहती है कि 2 घंटे बाद मिलिट्री मूव होगी और रात में गेट्स एक्टिव होने वाले हैं, यानी कि रात में गेट खुलने वाले हैं। ये सुनने के बाद ये सभी लोग जल्दी से एक नया प्लान बनाते हैं। यहाँ आइडिया ये है कि आर्मी का जो काफिला है वो रात को अप्स एंड डाउन वाली लोकेशन की तरफ जाएगा और हॉपर उसी काफिले में घुसकर अंदर तक पहुंच जाएगा और उन्हें पहले ये कंफर्म था कि काफिला किस रूट से जाने वाला है। तो सब लोग अपना अपना रोल सेट कर लेते हैं, जैसे कि बाहर से कौन मॉनिटरिंग करेगा, कौन सिग्नल ट्रैक करेगा और हॉपर बस इसी टाइम पर ट्रक में ब्लैंड हो जाना था। और इसी प्लान को सपोर्ट करने के लिए ओवरवर्ल्ड में स्टीव और डस्टिन अपनी रेडियो वाली बैन लेकर उसी रूट पर निकलेंगे ताकि जब हॉपर अप्स एंड डाउन के अंदर हो तब वो उसे कनेक्ट कर पाए। और इसी बीच 11 भी हॉपर के पास आकर कहती है कि उसको भी आज उसके साथ जाना है और वो काफी सारी ट्रेनिंग कर चुकी है और वो अब आराम से वेकेना का सामना कर सकती है। लेकिन हॉपर उससे अपने साथ जाने के लिए मना कर देता है और उसे डांट देता है, क्योंकि यहाँ पर हॉपर के मन में सबसे बड़ा डर यही था कि मिलिट्री वाले लगातार 11 को ढूंढ रहे थे और अगर 11 जरा सा भी उनके सामने आ गई तो वो उसे पकड़ कर ले जाएंगे। और इसीलिए हॉपर उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। और इस पूरे अप्स एंड डाउन में घुसने वाले प्रोसेस को ये सभी लोग अपने कोड नेम से बुलाते थे, जिसे ये लोग क्रोल कहते थे। यानी कि जब भी कोई बोले आज क्रोल है तो समझ जाना कि टीम फिट से नीचे उतरने वाली है, यानी कि अप्स एंड डाउन में जाने वाली है। और ये सभी लोग मिलकर कई बार क्रोल कर चुके थे, लगभग 20-25 बार, लेकिन अभी भी वेकेना इनके सामने कभी नहीं आया। कभी कभी तो इन सबको खुद को शक होने लगता था कि शायद वेकेना अब इस दुनिया में बचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और इसीलिए बार बार कोशिश करते रहते थे। और आज नाइट भी ये लोग एक रोल करने वाले हैं। खैर इसके बाद सीन स्कूल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम माइक की एक छोटी सी हॉली को देखते हैं। उसे फिर से वही इमेजिनरी पर्सन दिखने लगता है जो बाकी किसी को भी नजर नहीं आता। और जब हॉली अपने अदृश्य पर्सन से बात कर रही होती है तो टीचर उसे देख लेती है और वो उसके पेरेंट्स से कंप्लेन कर देती है। और यहाँ पर हॉली के पेरेंट्स को भी अब ये लगने लगा था कि हॉली के साथ शायद कोई मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि वो जिस तरह किसी अंधे के शख्स से बातें करती है वो उन्हें समझ नहीं आता। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अप्स एंड डाउन के अंदर बने उस मिलिट्री बेस पर, जहाँ पर एक आर्मी पर्सन जल्दी से बेस की हेड डॉक्टर के पास पहुंचता है और उसे रिपोर्ट देता है कि वो लड़की यानी कि 11 अभी भी हमारे हाथ नहीं लगी, जिससे साफ हो जाता है कि मिलिट्री की पूरी कोशिशों के बावजूद 11 अब तक पूरी तरह उनसे बच रही है। एंड हेड डॉक्टर ये रिपोर्ट सुनकर सिर्फ इतना कहती है कि 11 को अब जल्दी ढूंढना शुरू करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अप्स एंड डाउन आर्मी बेस के अंदर अलग अलग क्रीचर पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, जैसे कि डेमोगार्गन और बाकी मॉन्स्टर्स। और एक लैब टेबल पर हम साफ देख पाते हैं कि डॉक्टर एक डेमोगार्गन का सिर खोलकर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रही होती है। देन उसके बाद हमारा सीन जाता है एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर मैक्स बेहोश पड़ी है, यानी कि वो कोमा में है और उसके दोस्त बारी बारी से हर नाइट उसके रूम में रुक जाते हैं ताकि दोबारा से वेकेना मैक्स पर अटैक न कर दे। अब यहाँ पर मैक्स के साथ विल रुक रहा होता है, तभी उससे हॉस्पिटल में पता चलता है कि रॉबिन असल में हॉस्पिटल की एक नर्स विकी के साथ रिलेशन में है और विल अचानक से उन दोनों को करीब आते हुए देख लेता है और न जाने क्यों उसे अजीब सा लगता है और ये देखकर वो बिना कुछ बोले वहां से भाग जाता है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है हॉकिंग्स के कब्रिस्तान पर, जहाँ पर कुछ लोग एडी की कब्र पर जाकर उसके टूम स्टोन पर बड़े अक्षरों में लिख देते हैं वर्न इन हेल। और ये सब देख करके जस्टिन उसको मिटाने की कोशिश करता है। अब जस्टिन उस लिखावट को मिटा रहा होता है, तभी उसे समझ आता है कि ये कोई पेन नहीं है बल्कि ये तो ब्लड है। और नीचे उसे वही वाला सांप दिखाई देता है जो उसने एंडी के लॉकर में छोड़ा था। वहां पर एंडी अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है और बिना कुछ सुने वो डस्टिन को घेर कर उसके साथ हाथापाई करने लगता है और वो यहाँ पर मारपीट कर डस्टिन को बेहोश कर देता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग डस्टिन का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आज उनको क्रॉल करना था। अब क्योंकि डस्टिन नहीं आता है तो बिना डस्टिन के ही वो लोग क्रॉल स्टार्ट कर देते हैं। एंड हम देखते हैं कि रेडियो स्टेशन पर थोड़ी देर में हॉपर, जॉयस और 11 भी पहुंच जाते हैं। वहीं लंबे टाइम बाद 11 और माइक आमने सामने आते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। और यहीं पर हम व्यूवर्स को रिवील होता है कि यही जगह यानी कि रेडियो स्टेशन उन सभी का मेन बेस है और यहीं से ये पूरी की पूरी टीम हर सिचुएशन को एंड अपसाइड डाउन दोनों को कंट्रोल करती है। अब क्योंकि यहाँ पर डस्टिन नहीं था तो उसकी जगह जॉनथन सेटअप संभाल लेता है एंड स्टीव बैन को ड्राइव करने लगता है और जॉनथन रेडियो की फ्रीक्वेंसी हॉपर से लिंक करता है ताकि अपसाइड डाउन के अंदर भी कनेक्शन बना रहे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हॉकिंग्स लाइब्रेरी के सामने अचानक एक अजीब सा डार्क पोर्टल फटता है
एंड सारी मिलिट्री टीम वहां पर पहुंचती है और सभी स्पेशल ट्रक पोर्टल की लाइन में लगा देती है। फिर एक एक करके सूट पहने लोग ट्रक्स और उस पोर्टल के अंदर भेजे जाते हैं और तब अप्स एंड डाउन में एंटर करते हुए गुम हो जाते हैं। और यहीं पर माइक और लूकस की लगातार कॉल्स की मदद से हॉपर भी मौका देखकर उन ट्रक में चढ़ जाता है और अप्स एंड डाउन के अंदर पहुंच जाता है। और अब अप्स एंड डाउन के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि अचानक आर्मी ट्रक्स आपस में भिड़ जाते हैं। टक्कर इतनी तेज होती है कि कुछ मोमेंट्स के लिए उनका रेडियो सिग्नल भी टूट जाता है और सबको एकदम साइलेंस में समझ नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन कैसे भी करके जोनाथन फिर सिग्नल को वापस जोड़ देता है। तभी एंट्रेस की तरफ से एक जोर की डेमो गार्गन वाली साउंड गूंजती है, मतलब कि मॉन्स्टर फिर लौट आए हैं। तभी एक बड़ा डेमो गार्गन पूरे आर्मी के काफिले पर टूट पड़ता है। हॉपर जिस ट्रक में बैठा था उसी के ड्राइवर को भी ये डेमो गार्गन पकड़कर खा जाता है। और इसी अफरा तफरी में हम देखते हैं कि उसी डेमो गार्गन ने हाई माइंड अचानक बिल से कनेक्ट हो जाता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉपर जैसे तैसे करके ट्रक से कूद कर अपनी जान बचा लेता है और साइड में पड़ रहे हुए एक टूटे स्ट्रक्चर के पीछे छुप जाता है। और उसी वक्त बिल के माइंड कनेक्शन से हमें ये दिखता है कि डेमो गार्गन सीधा नैन्सी के घर की तरफ बढ़ रहा है। सो गाइज, आप सभी को याद हो तो पिछले सीजन में बेकेना ने नैन्सी को एक नाइटमेयर दिखाया था जिसमें उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी और उसी डेमो गार्गन ने उन सबको मार दिया था। और ये सब देखने के बाद रेडियो स्टेशन में जितने भी लोग बचे थे वो बिना सोचे समझे नैन्सी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। एंड जॉयस भी यहाँ पर बिल को एक थप्पड़ मारकर उसे होश में लेकर आती है और इसके बाद हमारा सीन कट जाता है सीधा नैन्सी के घर पर। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन हॉली के रूम में अचानक लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीजन 1 में हम सभी ने देखा था। और तभी अचानक हॉली के रूम की छत फटकर ऊपर से एक डेमो गार्गन बाहर कूद आता है और बस एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, थोड़ा सा वेट करिए, हम थोड़ी देर के बाद यानी 2-4 घंटों के बाद ही एपिसोड 2 की स्टोरी लेकर आने वाले हैं। अगर आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी स्टोरी सुनते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज जरूर कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।